डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आप सुन रहे हैं अंगार और मैं हूं असद। इससे कबल आप अंगार की 66 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 67 मुलाहिज़ा फरमाएं। इसके साथ ही आपसे इल्तमास है कि हमारे चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर वीडियोस मिलती रहा करें। और साथ ही आपसे इल्तमास है कि वीडियो को लाइक लाजमन किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से हमें मुतल्ला किया करें, क्योंकि इससे हमारा मान बढ़ता है। हमें एहसास होता है कि आप हमारे अपने हैं और आप हमारे संग हैं। इसलिए इस छोटे से काम से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारा मान बढ़ जाता है। आइए इस दास्तां का आगाज़ करते हैं। वैसे मुझे जो ही वक्त मिला मैं क्लिनिक का चक्कर लगाऊंगा। आप मेरी तरफ से खान साहब की मिजाज पुरसी कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी चौधरी साहब। उसने कदरे मायूस लहजे में कुछ कहना चाहा, लेकिन मैंने खुदा हाफिज कहकर रिसीवर रख दिया। मेडिकल स्टोर से बाहर आने के बाद मैंने अपने आप को खासा हल्का फुल्का महसूस किया। रफाकत अली को अपनी गलीज हरकतों का कुछ न कुछ सिला मिल चुका था। मैंने मुसम्मम इरादा कर लिया कि उसे इस अस्पताल से जिंदा बाहर नहीं आने दूंगा। उसे खत्म करने का इससे बेहतर मौका शायद मुझे फिर कभी मिल ना पाता। एक बार तूने मेरी जिंदगी से अस्पताल में खेलने की कोशिश की थी रफाकत अली, आज मेरी बारी है। मैंने मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाते हुए कहा। एक बार तो मेरी जी में आई कि मैं अभी इस क्लिनिक की जानिब चल पड़ूं जहां रफाकत अली मेरे हाथों अपने अंजाम को पहुंचने का मुंतजिर है, लेकिन फिर मैंने अपनी इस ख्वाहिश को रद्द कर दिया। अगर मैं इसी वक्त वहां पहुंच जाता तो मुझे रात गहरी होने तक का वक्त गुजारना मुश्किल हो जाता। कौन जाने कब कोई टटोलती हुई नजर मुझे पहचान ली। मेरे लिए यही बेहतर है कि खुद को कम से कम नुमाया करूं। यह सब सोचकर मैंने फिलहाल रफाकत अली की तरफ जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। इसके साथ ही एक और सवाल मेरे सामने आन खड़ा हुआ। मैं रात गए तक यह वक्त कैसे गुजारूं? फौरन ही एक नाम मेरे जहन में गूंजा, सरदार खिजर खान। मुझे मालूम था कि वो होटल ब्लू सैंड में ठहरा हुआ है। इस होटल की सबसे अच्छी बात यह थी कि वो रेलवे स्टेशन से महज 1 किलोमीटर के फासले पर था। मगर इस होटल से रात को खासी देर से निकलता तो भी मुझे सवारी हासिल करने में ज्यादा दुश्वारी पेश न आती। मैं कुछ ही देर बाद एक रिक्शे में होटल की जानिब रवाना था। चंद बार रिक्शे को बतौर सवारी इस्तेमाल करने के बाद मुझे अंदाजा हो चुका था कि मुल्तान शहर में रिक्शे वाले मीटर को जहमत देने के कायल नहीं हैं। इनकी इस मनमानी को रोकता भी कौन? ट्रैफिक पुलिस वाले अव्वल तो थे ही बहुत कम, और जो थे वो हर वक्त अपने और अपने अफसरान की जेबें भारी करने के रास्ते ढूंढते रहते थे। रिक्शों वालों से भाव ताव और बहस मुबाहसे से गुरेज करते हुए मैं इनका मुंह मांगा किराया इनके हवाले कर दिया करता था। इस वक्त भी मैंने अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद रिक्शा ड्राइवर को उसके हस्बे मर्जी किराया देकर रुखसत कर दिया। मुझे सरदार खिजर खान के कमरे का नंबर याद था, लिहाजा मैंने इस्तकबालिया पर ठहरने की कोशिश नहीं की। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर मैंने अपना मतलूबा कमरा फौरन ही तलाश कर लिया। दस्तक के जवाब में जिस शख्स ने दरवाजा खोला उसे भी मैंने फौरन ही पहचान लिया। वो लाखू था, सरदार खिजर खान का खास आदमी। उसने भी मुझे पहचानने में देर नहीं की। उसके चेहरे पर हैरानी के आसार उभरे। कौन आया लाखू? मैंने सरदार खिजर खान की भारी आवाज सुनी। उसकी आवाज सुनकर मैंने कदम आगे बढ़ा दिए। लाखू ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की। मुझे देखते ही सरदार खिजर खान के चेहरे पर मुसरत के फूल खिल उठे। अरे मेरा भाई, मेरा दोस्त आया है। खुश आमदीद जुल्फकार अली, खुश आमदीद। मैं बड़ी बेचैनी से तुम्हारा मुंतजिर था। सरदार खिजर खान ने अपनी जगह से उठकर बड़ी मोहब्बत और खलूस से मुझे अपने सीने से लगा लिया। आप ठीक तो हैं सरदार खान साहब? मैंने उसके खलूस की गर्मी से पिघलते हुए सवाल किया। अरे कम अज कम तुम तो मुझे सरदार न कहो मेरे भाई। मैं तुम्हें अपना छोटा भाई समझता हूँ। तुम्हें मुझे भाई कहकर मुखातिब करो तो मुझे खुशी होगी। जैसे आपकी मर्जी भाई साहब। मैंने अपनी आवाज आंसू से भीगती महसूस की। सरदार खिजर खान ने मेरी जज्बाती कैफियत को महसूस करके मुझे एक बार फिर अपने सीने से लगा लिया। अरे ऐसा शेर जवान होकर आंखें गीली करता है जुल्फकार। दरअसल मेरा कोई भाई नहीं है ना, इसलिए मैंने अपने लहजे को बमुश्किल गुलगीर होने से बचाया। मेरा दिल चाहा कि अपने दिल के तमाम जख्म खोलकर उसके सामने रख दूं। उसे बताऊं कि मैं भाई बहन ही नहीं, बाप की नेमत से भी महरूम हूं। अगरचे मेरी माँ जिंदा है, लेकिन काश वो भी जमीन का बोझ हल्का कर देती। इसके खात्मे की ख्वाहिश नहीं तो मेरी जिंदगी को बबूल का झाड़ बनाकर रख दिया है, लेकिन मैं उसे कुछ भी नहीं बता सका। सरदार खिजर ने मुझे अपने पास बिठा लिया। जज्बात के गलबे के बायस कुछ देर तक
मेरी जुबान से कोई बात नहीं निकल सकी। सरदार खिजर ने मेरी कैफियत को समझते हुए अपने दोनों कारिंदों को कमरे से बाहर जाने का इशारा कर दिया। वो दोनों कदरे हैरानी के आलम में चुपचाप कमरे से बाहर निकल गए। हाँ, अब बताओ मेरे भाई, तुम ठीक ठाक तो हो ना? उसने प्यार भरे अंदाज में मेरा चाना थपथपाते हुए सवाल किया। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ भाई, मैंने अपनी हालत पर खासी हद तक काबू पाते हुए जवाब दिया। आप कैसे हैं? नूरजहां बेगम से आपकी बातचीत कैसी रही? खुदावंद करीम का लाख लाख शुक्र है, सारा मामला बिल्कुल ठीक ठाक रहा है। मैंने नूरजहां बेगम से अमरीन के रिश्ते की बात की तो वो खिलाफ तवक्का जल्दी रजामंद होगी। अलबत्ता उसने अभी तक मुझे अपनी शराइत नहीं बताई है। खैर वो तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। वैसे नूरजहां बेगम के इस तरह आसानी से राजी होने पर मुझे काफ़ी हैरत हुई। शायद इस सिलसिले में तुम्हारी काविशों का भी बहुत दखल है। नूरजहां बेगम और दोनों लड़कियां तुम्हारा ही दम भरती रही हैं। सरदार खिजर खान ने भरपूर मुस्कुराहट के साथ अपना ख्याल जाहिर किया। हाँ, ये बात खासी हद तक सही है। पहले पहल तो नूरजहां बेगम आपका नाम तक सुनने को तैयार नहीं थी। मैंने और अमरीन ने जबरदस्त कोशिश की, तब जाकर वो सीधे रास्ते पर आई। इसका मतलब है अमरीन मुझसे शादी करने के लिए बखुशी रजामंद है? सरदार खिजर खान ने मसरूर लहजे में दरियाफ्त किया। जी हाँ भाई, अमरीन आपसे शादी के लिए दिलो जान से तैयार है, लेकिन बेहतर यही है कि ये नेक काम आप जल्द अज जल्द कर डालें। मैंने सरदार खिजर खान को मुख्तसरन रंगू उस्ताद और नीमे पहलवान की नापाक हरकतों के मुतल्लिक बताया। मैंने सरदार खिजर के चेहरे के तासुरात को तेजी से तब्दील होते देखा। इसका पुरवकार चेहरा आतिश गजब से सुर्ख होता चला गया। तो ये बात है। मैंने महसूस किया था कि नूरजहां बेगम और उसके घर वाले कुछ परेशान से हैं, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी परेशानी की वजह नहीं बताई। रंगू उस्ताद और उसका चमचा नीमा पहलवान बजाते खुद इतने ताकतवर नहीं हैं, लेकिन पुलिस वालों की पुष्पनाही ने इन्हें खतरनाक बना दिया है। इन्हें आज तक किसी बलोच से वास्ता नहीं पड़ा होगा मेरे भाई। सरदार खिजर खान के पंजे में पंजा डालेंगे तो इन्हें अपनी औकात का अंदाजा होगा। मेरी इज्जत पर बुरी नजर डालने वाले की आंखें सलामत नहीं रह सकती। मुझे उसके लहजे में आग दहकती हुई महसूस हुई। मुझे ख्याल आया कि मैंने उसके सामने रंगू उस्ताद और नीमे पहलवान का जिक्र करके कहीं कोई गलती तो नहीं कर डाली। वो इन गुंडों से इंतकाम लेने पर तुल जाता तो जाने किस किस के लहू से मुल्तान की सरजमीन सुर्ख हो जाती। मेरी आपसे दरख्वास्त है भाई कि आप फिलहाल इन बदमाशों से उलझने की कोशिश ना करें। आप जितनी जल्दी मुमकिन हो सके अमरीन को अपने निकाह में लेने और इसे अपने साथ ले जाएं, फिर कोई तनाज़ा बाकी नहीं रहेगा। अब किसी मार्के में उलझे तो अमरीन के लिए भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। मैंने उसके गुस्से को ठंडा करने की कोशिश की। यह देखकर मुझे इत्मीनान महसूस हुआ कि मेरे अल्फाज ने सरदार खिजर खान पर खातर ख्वाह असर किया है। इसके चेहरे के अजलात का तनाव कम हो गया। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। इन कम ज़ातों पर लानत भेजो। अगर आइंदा इन्होंने कोई शरारत करने की कोशिश की तो फिर इनसे अच्छी तरह निपट लेंगे। वैसे तुम्हारी राय मुझे पसंद आई। मैं एक आध दिन में नहायत सादगी से अमरीन से निकाह कर लूंगा और उसे लेकर सखी सरवर रवाना हो जाऊंगा, सरदार खिजर खान ने पुरस्कून लहजे में कहा। मैं रात के 12 बजे तक सरदार खिजर खान के साथ रहा। इसके प्यार भरे सलूक ने मुझे यकीन दिला दिया कि वो वाकई मुझे अपना छोटा भाई समझता है। रात का खाना हम दोनों ने इकट्ठे ही खाया। खाने के बाद हम आपस में बातें करते रहे। सरदार खिजर ने मुझसे मेरे बारे में बहुत से सवालात किए। मैंने कुछ सच और कुछ झूठ बोलकर उससे अपनी तरफ से मुतमईन कर दिया। रात 12 बजे मैंने उससे रुखसत की इजाजत तलब की तो वो भौंचका सा रह गया। अरे इतनी रात गए, तुम कहाँ जाओगे मेरे भाई? रात को मेरे साथ ठहरो, सुबह सवेरे जहां जी चाहे रवाना हो जाना। इस वक्त तो तुम्हें कोई सवारी भी नहीं मिलेगी। आप मेरी फिक्र न करें, अजीज होटल के पास से मुझे रिक्शा मिल जाएगा। वैसे भी अभी इतनी रात नहीं हुई है। अच्छा, तो फिर मैं लाकू को कहता हूँ वो तुम्हें जीप पर छोड़ आएगा। अरे नहीं भाई साहब, इस बेचारों को शहर की अजनबी सड़कों पर क्यों परेशान करते हैं? यकीन कीजिए मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। अच्छा भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी, सरदार खिजर खान ने मेरे इरादे के सामने पसपाई इख्तियार करते हुए कहा। मैं उसे खुदा हाफिज कहकर होटल से निकल आया। कुछ देर की तेज रफ्तार चहलकदमी के बाद मैं स्टेशन पर पहुंच गया। मैंने वहां से एक रिक्शा पकड़ा और बोसन रोड की तरफ रवाना हो गया। मैंने रिक्शे वाले को बोसन रोड पर किसी मखसूस मकाम का पता नहीं बताया था। रिक्शा तवील सड़क पर दौड़ता रहा। बिलाकर मुझे इरफान क्लिनिक की बड़ी सी 2 मंजिला इमारत नजर आ ही गई। क्लिनिक से तकरीबन 2 फरलांग आगे आने के बाद मैं रिक्शा ठहरा लिया। किराए की अदायगी के बाद जब तक रिक्शा मेरी नज़रों से ओझल नहीं हो गया, मैं वहीं खड़ा रहा। फिर मैं खरामा खरामा अपनी मंजिल मकसूद की जानिब बढ़ने लगा। मुझे कोई जल्दी नहीं थी। मैं क्लिनिक के पास पहुंचा तो वहां मुझे खासी चहल पहल नजर आई। क्लिनिक के शीशे के बड़े से दरवाजों के सामने से गुजरते हुए
मैंने गहरी नजरों से अंदर का जायजा लिया। ये देखकर मुझे काफी इत्मीनान हुआ कि क्लिनिक का अंदरूनी नक्शा बहुत सादा है। सामने ही दाएं हाथ पर इस्तकबालिया काउंटर था, जिस पर मुझे एक काहिल सा नौजवान बैठा नजर आया। बाएं हाथ पर डॉक्टरों के कमरे थे जो इस वक्त बंद थे। सामने एक राहदारी थी जो वार्डों की तरफ जा रही होगी। मुझे 1-2 अफराद क्लिनिक में आते जाते भी नजर आए। क्लिनिक के साथ ही एक बड़ा और एक छोटा मेडिकल स्टोर था। छोटा मेडिकल स्टोर तो इस वक्त मेरे सामने बंद हो रहा था। अलबत्ता बड़े मेडिकल स्टोर के मुतालिक मैंने अंदाजा लगाया कि वो सारी रात खुला रहता होगा। कदर सोच विचार के बाद मैं पुरस्कून अंदाज में क्लिनिक में दाखिल हो गया। मैंने इस्तकबालिया काउंटर पर मौजूद नौजवान से निगाहें मिलाने की कोशिश नहीं की, न ही उसने मुझे ठोका। वो किसी किताब या रसाले के मुतालिया में गर्क था। मैं पुरस्कून कदमों से चलता हुआ सामने वाली राहदारी में घुस गया। वहां पहुंचकर मुझे अंदाजा हुआ कि ये क्लिनिक तो दरअसल अच्छा खासा अस्पताल है। इस राहदारी में मुझे कम से कम 10 दरवाजे नजर आए। मुझे रफाकत अली के प्राइवेट कमरे को ढूंढने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। खुले हुए दरवाजे के सामने से तेजी से गुजरते हुए मैंने एक नजर कमरे के अंदर डाली। मुझे सामने बेड पर रफाकत अली सोया हुआ नजर आया। मैं बगैर ठहरे आगे निकलता चला गया। मुझे खतरा यह था कि कहीं कोई नर्स वगैरह मुझे रोककर बाज पुरस शुरू न करते, लेकिन मुझे ये मुश्किल सूरत हाल पेश नहीं आई। दीगर दरवाजों के सामने से गुजरते हुए मैंने अंदर से बातें करने की आवाजें सुनी, लेकिन मैं रुके बगैर आगे बढ़ता चला गया। एक कमरे की पेशानी पर मुझे स्टाफ रूम की तख्ती नजर आई। अंदर 2 नर्सें आपस में बातें कर रही थीं। वो अपनी गुफ्तगू में इतनी मगन थीं कि इन्हें मालूम ही नहीं हो सका कि इनके कमरे के दरवाजे के सामने से कोई गुजरा है। मैं राहदारी के आखिरी हिस्से में पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ कि राहदारी दाएं हाथ पर मुड़ गई है। राहदारी के इस हिस्से में मुझे बहुत कम रोशनी नजर आई, लेकिन इसके बावजूद मैंने सामने मौजूद बड़े से दरवाजे पर लिखे हुए अल्फाज को बासानी पढ़ लिया, ऑपरेशन थिएटर। राहदारी के इस हिस्से में मुझे कोई दरवाजा नजर नहीं आया। मैंने ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे को धकेल कर देखा तो हस्बे तवक्का मुकफ्फिल था। मैंने सोचा कि अब मेरे लिए इसके सिवा कोई चारा कार नहीं बचा है कि मैं वापस लौट जाऊं। लेकिन अगर मैं इस वक्त क्लिनिक से बाहर निकल जाता तो मेरे लिए वापस अंदर दाखिल होना दुश्वार हो जाता। मैंने मुनासिब यही समझा कि वहीं किसी कोने खुदरे में चुप कर बैठ जाऊं। थोड़ी सी कोशिश के बाद ही मैंने अपने लिए छुपने की बेहद मुनासिब जगह ढूंढ निकाली। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के करीब ही एक लंबी सी सीढ़ी पड़ी हुई थी। इस सीढ़ी के करीब ही मुझे एक बड़ी सी पहियों वाली टेबल नजर आई। अगर मैं सीढ़ी के पीछे दीवार से लगकर बैठ जाता तो बिल्कुल नजदीक आए बगैर मेरा दिखाई देना नामुमकिन हो जाता। वैसे भी रात के इस हिस्से में किसी को क्या आफत पड़ी थी कि वो क्लिनिक के तारीक कोनों खुदरों को खंगालता फिरता। सीढ़ी के पीछे बैठने के बाद मैंने अपने आप को बिल्कुल महफूज महसूस किया। मैं नहायत सब्र तहम्मुल के साथ रात के मजीद भीगने का इंतजार करने लगा। जरा सी फरागत मिलते मेरा दिमाग एक बार फिर अपने प्यारों की याद में गुम हो गया। मेहरा, वो मेरी अमजाद, वो साबिर और शाकिर मासूम लड़की जो मेरी मौजूदगी में भी मेरी तवज्जो से महरूम रही। इसके पास से रवाना होने के बाद तो मैंने उसकी खबर तक न ली। जाने अब वो किस हाल में होगी। दूसरी तरफ वो बदनसीब हीर थी जिसे किस्मत ने भरी जवानी में ऐसा रोक लगा दिया था जिसके पंजे से बहुत कम लोग जिंदा बच पाते हैं। उसे मेरी तवज्जो, मेरी मोहब्बत की जरूरत थी और मैं यहाँ परदेश में दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा था। मुझे उसके मुतालिक कैसे भयानक सपने आते हैं। कहीं वह मेरे इंतजार से मायूस होकर बाकी जिंदगी का जुआ अपनी गर्दन से उतार न फेंके। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपने ख्यालात की परवाज को सख्ती से रोक दिया। नहीं, उसे कुछ नहीं होगा, मेरी हीर को कुछ नहीं होगा। मैं उसे खुद मुल्तान लेकर आऊंगा, उसका एक ऑपरेशन होगा, इसके बाद वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए। मैं अपनी सोचों में ऐसा खोया कि मुझे वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं रहा। मैं इस वक्त चौंका जब मुझे अपने वजूद पर नींद छाई हुई महसूस हुई। मैंने अपने सर को जोर जोर से झटका देकर नींद को भगाया और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैं दबे पांव चलता हुआ राहदारी के मोड़ तक पहुंचा और बड़ी एहतियात से झांक कर सूरत हाल का जायजा लिया। मैंने देखा कि राहदारी में रोशन बड़ी लाइटें बुझा दी गई हैं। अब वहां बहुत कम रोशनी थी। मैंने पिस्तौल के दस्ते पर अपने दाएं हाथ की गिरफ्त कायम करते हुए बिल्ली किसी चाल चलता हुआ आगे बढ़ने लगा। मजीद आगे आने के बाद मैंने देखा कि तमाम कमरों में बहुत कम ताकत के बल्ब रोशन हैं। मैंने स्टाफ रूम में झांक कर देखा तो मुझे दोनों नर्सें गहरी नींद में डूबी हुई नजर आई। इसी वक्त मेरी नजर रफाकत अली के कमरे पर पड़ी। उसके कमरे के बंद दरवाजे को देखकर मेरा दिल तेजी से धड़क उठा। क्या रफाकत अली ने अपना कमरा अंदर से बंद कर लिया है? अगर वाकई ऐसा हुआ तो मेरे सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। मैंने बगौर अपने आसपास का जायजा लिया
मुझे वहां कोई जी रूह अपनी तरफ मुतवज्जा नजर नहीं आया। मैंने धड़कते दिल के साथ बड़ी आहिस्तगी से रफाकत अली के कमरे के दरवाजे को अंदर की जानिब धकेला। ये देखकर मेरे दिल में मुसर्रत की लहरें दौड़ गईं कि दरवाजा बड़ी आसानी से अंदर की जानिब खुलता चला गया था। मुझे सामने ही रफाकत अली अपने बेड पर बेसुध सोया हुआ नजर आया। इस वक्त उसके कमरे में भी नाइट बल्ब रोशन था। अपने इर्द गिर्द का एक बार फिर अच्छी तरह जायजा लेने के बाद मैं बगैर कोई आहट पैदा किए कमरे में दाखिल हो गया। दरवाजे को अपने अक्कम में बेआवाज तरीके से बंद करने के बाद मैंने एहतियातन उसकी अंदरूनी चटखनी भी चढ़ा दी। इस दौरान में मेरी नजरें मुसलसल रफाकत अली के चेहरे पर जमी रहीं। बिलाखिर तेरी भी बारी आ ही गई रफाकत अली। तू जाली डॉक्टर बना फिरता था ना। तेरे नजदीक इंसानी जिंदगी की कोई वक़्त नहीं थी। तो जिंदा इंसानों को खिलौना समझकर इन पर अपने मकरू तजरबात करता था। जाने कितने बेगुनाह इंसान, कितने बेबस मरीज तेरे जहरीले इंजेक्शनों का शिकार हुए होंगे। तूने किस किस तरह इनके तड़पने का मजा लिया होगा। तेरी जाली दवाओं की फैक्ट्री कितने बेशुमार मरीजों की बेवकत मौत का सबब बनी होगी। बिलाकर तेरे जुनून के इलाज का वक्त आन पहुंचा। अब तो किसी को अपनी शकावत का, अपने जुनून का निशाना नहीं बना सकेगा। रफाकत अली के बेड के करीब पहुंचकर मैंने अपने पिस्तौल के दस्ते से गिरफ्त खत्म कर दी। इस जैसे गलीज इंसान को बहादुरों जैसी मौत देना इंसाफ की तौहीन थी। वो एक जहरीला नाग था, लिहाजा मैंने सोच लिया कि उसे हस्बे रवायत कुचल कर ही खत्म करूंगा। इसके सांसों के जीरो बम से मैंने अंदाजा लगाया कि इस वक्त उसकी हालत बिल्कुल ठीक है और ये पुरस्कून नींद के मजे लूट रहा है। मैंने उसे जगाने की जरूरत महसूस नहीं की। बेहतर है मौत अचानक किसी भयानक सपने की मानद इस पर मुसल्लत हो जाए। इस तरह की चीखों पुकार करके अपने खौफ, अपनी दहशत का भी इजहार न कर पाए। इसे खत्म करने के लिए मुझे आला कत्ल की तलाश में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। इसके बेड पर पड़े एक फाजिल तकिए ने मेरी जरूरत बाखूबी पूरी कर दी। मैंने तकिए को मजबूती से अपने दोनों हाथों में थाम कर एक नजर नींद में खोए हुए रफाकत अली पर डाली। अगले हिले में मैंने बिजली की सी तेजी से वो तकिया उसके मुंह पर पूरी कुव्वत से जमा दिया। मुंह पर दबाव पड़ते ही वो बुरी तरह तड़पा। उसने इस्तरारी तौर पर तकिए को अपने मुंह पर से हटाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आहिनी गिरफ्त के सामने उसकी कोई पेश नहीं चली। तकिए को मुंह पर से हटाने में नाकाम होने के बाद उसने बेड पर अपनी टांगों को मारा, लेकिन नर्म बिस्तर पर कोई बुलंद आवाज पैदा ना हो सकी। रफ्ता रफ्ता उसकी मुजाहमत मान पड़ती चली गई। इसके जिस्म ने चंद बार छुरछुरी सी ली। इसके बाद इसका जिस्म एक झटके से साकित हो गया। मैंने महज एहतियातन मजीद कुछ देर उसका मुंह दबाए रखा, लेकिन फिर मेरे हवास ने मुझे आगाह किया कि अब इसे एहतियात की जरूरत नहीं रही। इसकी रूह का पंछी पहले ही इसके जिस्म का कफस छोड़कर परवाज कर चुका है। मैंने तकिया हटाकर उसके चेहरे का जायजा लिया। उसके चेहरे पर तशन्नुज के आसार थे, अलबत्ता उसकी आंखें बंद थीं। उसके चेहरे के तासरात देखकर मुझे अपने दिल में हल्की सी दुख की चुभन महसूस हुई, लेकिन मैंने उस एहसास को मजीद परवान नहीं चढ़ने दिया। मैंने जो कुछ किया बिल्कुल सही किया है। यह शख्स इसी काबिल था कि इसे जल्द अज जल्द जिंदगी की कैद से आज़ाद कर दिया जाता। इसी में इसकी और तमाम इंसानियत की भलाई थी। मैंने उसे उसके हाल पर छोड़कर बड़ी तेजी से अपने आसपास का जायजा लिया। कहीं इधर उधर मेरी मौजूदगी का निशान तो बाकी नहीं रह गया था। मुझे वहां कोई ऐसी अलामत नजर नहीं आई। मैंने आला कत्ल यानी तकिए को अच्छी तरह थपथपा कर इस पर से अपनी गिरफ्त के निशानात मिटा दिए और उसे उसकी साबका जगह पर रख दिया। थोड़ी सी सोच विचार के बाद मैंने रफाकत अली के सरहाने टेबल पर रखी हुई गोलियों की शीशी को उठाया और इसका ढक्कन खोलकर उसे रफाकत अली के दाएं हाथ के पास डाल दिया। शीशी से गोलियां निकलकर उसके बेड पर बिखर गईं। अब अगर कोई रफाकत अली को देखता तो उसे यही महसूस होता कि इस पर अचानक दिल का दौरा पड़ गया था। उसने गोली अपनी जुबान के नीचे रखना चाही, लेकिन इससे पहले ही उसके दिल ने धड़कना छोड़ दिया।